संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखो। हाँ, या कोई भी 4 अभिक्रियाएं लिखो, उसमें से बताना है संयोजन कौन सी। कोई 4 अभिक्रियाएं लिख दो, कोई भी जो आपको याद अभिक्रिया लिख दो, कैसे भी, कोई भी, या जो याद है वो एक अभिक्रिया लिख दो, कोई भी। संयोजन का लिख दो, वियोजन का लिख दो, विस्थापन का लिख दो, द्विविस्थापन का लिख दो, कोई लिख दो मर्जी। हाँ, वही लिख दो, वही लिख दो जो सूत्र याद है। 3 सूत्र लिख दो, कोई भी। ऊपर लिखो, ऊपर यहाँ पे ऐसे आराम से लिखे, मस्त ऐसे बिंदास यार। तो ये समझ मास्टर मैं ही हूँ, वो ऊपर लो चाल जी से, ऊपर लिख दो फटाफट। हाँ, ये सूत्र मेरे लिखवाए थे तुम लोगों को ना, कर लो, याद कर लो। अरे मार्कर और कहाँ पे? अरे ये तो नहीं है। देखो कौन सा सूत्र लिख रहे हो। मार्कर कल अपने यूज कर रहे थे, वो कहाँ पे? अरे यार मार्कर तो ना खराब करो। कौन सा सूत्र लिखा इसने, बताएगा? कौन बताएगा? देखो एक कागज देना, रफ, एक रफ कागज देना। और है क्या मार्कर कोई किसी का पढ़ा है क्या? किसके सूत्र लिखे इसने? एक कागज देना रफ। ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम नाइट्रेट। किसी भी एक सूत्र का नाम लिख दो यहाँ पे कि नाम ये है। एक ही, 2 की जरूरत नहीं, एक दे दो, एक बस, एक बहुत है। लेड सिंदूर नहीं, लाल सिंदूर। तुम क्या जानो बाबू, 2 चिटकी सिंदूर की कीमत, वो है ये। ठीक है, ये जब लगा होता है ना फिर अंदाज कुछ अलग हो जाता है ना। ये लगा होता है, देख के बोल देते हो, समझ गए ना? वो यही होता है लाल सिंदूर। लेड पेरोक्साइड होता है लाल सिंदूर। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत जिंदगी झंड कर देती है, वो यही है। ये किसका है? चलो सूत्र तो सही लिखे हैं सारे के सारे। चलो बैठो। आइंस्टीन के पीछे तो बैठा 3rd नंबर पे। आगे, आपके आगे वाला मार दे गुच्चो। हाँ हाँ, पीछे वाला। हाँ आ जाओ फटाफट आ जाओ। वाह यार, छोरो वो कामयाब है, 1 नंबर आदमी है। आ जाओ फटाफट आ जाओ, हिम्मत से। ये सूत्र किसके, इनके नाम लिखने आपको। इसमें डालो इंक। ये लो, ये फॉर्मूले किस किसके है ये लिखो। NaNO3 फॉर्मूला किसका है? बोलना नहीं है, आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास में। मैं तावड़ा में खड़ा कर दूंगा 4 बजे पहला मांगो नहीं आनू दे ले, पसीनो फिंचा में निकल लो। हाँ लिख लो, सही है तो लिखो, तो सही पहले लिख लो, आगे वाला वो लिखो। यहाँ घबराओ क्या मैं डांग मारू उधर है। लिखो फटाफट। हाँ, इधर पीछे लास्ट कॉर्नर में चेयर पे बैठा जो बंदा, इधर खड़े हो जाओ। लास्ट
छोड़ दो कॉपी, खड़े रहो वहीं खड़े रहो। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। वो तो मीठो सोडो है, कोई भी जान खातर काम हो, एक नंबर काम वही करे। बेकिंग सोडा कहते हैं प्राणियों, एक ही याद है। नहीं याद है? हाँ सरदार जी के पीछे जो बैठा है 3 नंबर पे, हाँ सरदार जी के पीछे, इधर सरदार जी के पीछे 3 नंबर पे, हाँ 3 नंबर पे, हाँ खड़े हो जाओ। पहला दिन है, बैठ जा फिर, तेरी गलती को नहीं। जिनका पहला दिन है वो हाथ उठा लो पहले कि पहला दिन है। और रवि देखिए डोल थोड़ सो किसा पहला दिन है। तू तो ना हाथ ऊपर कर बुलाई, 6 महीना तो मेरे को बहुत बार पड़ गया, तू ना माता पर सही थोड़ी नहीं खड़े मेरे। हाँ ये 3 है, वो तो नहीं होगा। हाँ बस यही है। हाँ इधर पीछे पीछे, इधर देखो मेरी तरफ, हाँ आपको बोल रहा हूं। नाभिक की खोज किसने की थी? ये बोली काल हो रही है कि कब कुड़कुड़ी लाग रही है कोई, मैं तो पूछने ला रही हूँ थारे के डांग है, थारो नंबर आज ही ना, नंबर आवे तो मुंह करो फूंक के जू। आप बताओ प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था? खड़े रहो। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक कोई उदाहरण ऐसा याद हो जिसका यौगिक आपको नाम याद है, कोई भी? नमक, नमक और पानी सबको पता होता है, इसके अलावा बताओ। नमक सारे जानते हैं, NaCl नमक है, बताओ। NaOH बेकिंग सोडा, खड़े रहो। अब तुम लोग दोनों आपस में कर लो कि बेकिंग सोडा क्या है। जिसे कास्टिक सोडा पूछ रहा हूं वो बेकिंग सोडा बता रहा है, जिसे बेकिंग सोडा पूछ रहा हूं वो कास्टिक सोडा बता रहा है। कोई गवा होली का, कोई गवा दिहाड़ी का, बा कहानियां तर्कन। हाँ इसी रो के अंदर आपके आगे वाला तीसरा बंदा, जिससे भी क्वेश्चन पूछा था उसके आगे वाला, हाँ हाँ हाँ। रासायनिक सूत्र कौन सा याद है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ। CaOCl2। संगमरमर का? विष्णु बताएगा, विष्णु। CaCO3, बैठ जाओ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, NaNO3, POP लिखे हुए हैं सामने, इन्हीं में से ही है। बैठ जाओ। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है इनमें से? हाँ इधर, अब कौन याद हो, पहले ही उसका। मैग्नेटाइट का सूत्र है क्या इनमें से कोई? हेमेटाइट का बताओ चलो। पीछे पीछे अर्जेंटाइट का फॉर्मूला क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आ जाओ, इन आ जाओ, इन आ जाओ लेने में।
तो आपको इनमें से कोई और फॉर्मूला याद है? कोई भी फॉर्मूला याद है? कोई सा भी? डरो मत, ईमानदार सोचो, रिलैक्स हो गए एकदम, सोचो, याद आएगा। थोड़ा दिमाग में बटन डालो, कोई याद है क्या इनमें से? ये तो फिजिक्स का वो लिख गया था, बाकी ये सूत्र किसी को याद भी नहीं होगा, उसने लिख तो दिया कम से कम। याद नहीं? कब से आ रहे हो क्लास में? क्या किया जाए तुम लोगों को बताओ। परमाणु की खोजकर्ता कौन है? सिंपल क्वेश्चन एकदम। शाबाश। पीछे पीछे चेयर के आगे वाला बंदा। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने बोला गोल्डस्टीन। आप ये बताओगे गोल्डस्टीन ने क्या खोजा था? थॉमसन है। शाबाश। अब इसके आगे वाला एक बंदा छोड़ के खड़ा हो जाए, थॉमसन ने क्या खोजा था ये बताएगा। क्वेश्चन का उत्तर तो नहीं, पर उत्तर का क्वेश्चन तो बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ। थॉमसन ने क्या खोजा था? हाँ बताओ, रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? अरे इधर देखो, शर्मा क्यों रहे हो? सॉरी, थोड़ी देखो, मैं कोई तेरे कंधे खोद रहा हूं, शर्मा हुआ तुम। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? कब से आ रहे हो क्लास में? हैं? एक हफ्ता हो गया? एक हफ्ता में तो जान कौन लगी। खड़े हो जाओ। एक छोड़ के आगे वाला। हाँ, एक छोड़ के आगे वाला तू ही है तो। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? काल आउट को नहीं हो, परसों आउट हो, नरसों आउट हो, ब्यू पहला कद आउट हो, एक साल पहला आउट हो। वही है कि वो कटे रवि कटे ओ नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो अब तू रोज को आउट हो, ठीक है, बैठ जा। हाँ तो आउट हो, तो बता। कोई बात नहीं, वो उसकी क्षेत्रीय भाषा अच्छी है, बढ़िया है। राजस्थानी तो मजेदार लगी होती है। बता दे, स्माइल केक रहे है इना अगा आठ है लेण में टमाइन है। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? खिचड़ बताएगा फिर। आ जाओ, ऑप्शन है और बताऊं। प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था? पूछा नहीं मैंने, पंचायती मत करो फालतू। नहीं पता? चलो, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था ये बता दो। इलेक्ट्रॉन का नामांकन किसने किया ये बता दो। रवि लिया पारू। खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। नामांकन किसने किया था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो भी पता है वो बता दो, इतना ही बता दो। मुद्दा हो गया पर सनी 8-10 साल हो गया आंता ने, आज थाने याद को नहीं है, तो कद याद हुई फिर? हाँ, परमाणु खोज रदरफोर्ड ने की थी। फिर डाल्टन के करो वो धक्का मराओ बेटे। वो तो बाहर कोई काम है, रख ले रख ले रख दे, अठे रख दे। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ।
अरे जगह कम है ना, ले छोड़, यहीं पढ़ ले सी, पढ़ लेंगे। तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ना पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूँ। चलो बताओ तुम लोग भी याद करो क्या बोल रहा है वो। सरदार जी बताएंगे। क्या याद आपको, जो भी क्वेश्चन है बोलो, ताकि वो 1% तो याद हुआ है। जो भी आपको याद है कि सर मुझे ये पता है, कुछ भी एक चीज याद है कि सर मुझे ये पता है, ये था, वो बता दो। सबसे बेकार कोयला कौन सा है? सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? किस कोयले को बुरा कोयला कहते हैं? किसको मुलायम कहते हैं? बेकार कोयला कौन सा है? बढ़िया कोयला कौन सा है? अभी इनको कैसे याद है बताओ? बैठ तो ये भी इसी क्लास में, कोई अलग तो पढ़ाऊं को नहीं, मैं बेस्ट कोचिंग दूं कोई? मैं 3 दिन से बोल रहा हूं पढ़ लो, सुनूंगा तो क्या करोगे बताओ? क्लास खराब करानी है रोज की। आगा टॉपिक कौन पढ़ना, क्या अगला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना ये बताओ? तो पीछे वाला याद नहीं, आगे पढ़ के घंटा उखाड़ लो थी। ईमानदारी से बताओ कौन कौन ये बोल रहा है कि सर मैं 3 दिन सारी चीजें पढ़ रहा हूं, घर पे जाके 2-3 घंटे या 1 घंटा ही पढ़ रहा हूं? ईमानदारी से हाथ उठाना, ईमानदारी से, कुछ नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ रहा हूं। 1 घंटा पढ़ते हो डेली, फिर भी याद नहीं होता? तो क्लास में जो पढ़ाता हूं वो याद नहीं होता? नहीं, फॉर्मूले अच्छे से बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु जल गए, 1.5 अणु और मिला दो जिप्सम बन गया, बस फर्क इतना है, वहां आधा था, याद हो? कैसे याद करोगे बताओ? क्या किया जाए बताओ? बताओ कैसे, क्या किया जाए ये बता दो। चलो कैसे याद करोगे? जैसे बोलोगे वैसे ही सही है, कैसे याद करोगे? लेसन कौन सा नहीं पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? कौन सा लेसन पढ़ा था? अम्ल क्षार लवण पढ़ा था? सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। तो पेट में कौन सा अम्ल होता है फिर? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फिर नींबू में कौन सा होता है? कौन सा? सिट्रिक अम्ल नींबू के अंदर है ना? तो सिरका में कौन सा है? सेम ही है, सेम चीज है, थोड़ा सा दबाव डालो, सेम ही है। सह से सिरका इस अम्ल का नाम है, उसमें भी सह आता है। अचार में डालते हैं। टमाटर में कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। फिर दही में कौन सा है? टमाटर में लैक्टिक है, तुम दही में किसो है वो बता दे। तू आगे पीछे सारा मतलब नमलों के नाम याद है, पर टमाटर में देखो, दही में देखो, सिरके में देखो, आंवले में देखो, पेट में, ओके सिस्टम है। फिर ये तो पढ़ा होगा, वो भी याद नहीं, कैसे याद करो बताओ? आप बता दो चलो, टमाटर में कौन सा अम्ल है? नहीं याद है, नहीं पढ़ोगे। यार स्माइल करो बटे दिया, क्यों सामू लाइन मारोगे मेरे कन बटे? दांत काटा, इतनी देर से पढ़ाई पर ध्यान दे लो, थोड़ा याद हो जाए, खत्म हो दो इनाओ। ये बट के डली लियो तो इनाओ 1000 बार की था ना, पढ़ लियो। नहीं तो सरसों को ठेको बहुत है, 1700 रुपया चालान ला रही है। और आजकल तो मशीन आ रही है, थब्बी मोटी कौन करनी पड़े, एक भी कम 15 थब्बी करनी पड़े। वे बारिया बांध यार, बट फेंक दे सीधा बस, बटे सूत्र बता दे, ओ सूत्र बता दे, किंग सिंदूर को है पक्को के याद हो क्यों? अब जिंदगी में वो नहीं बोलना तेरे कभी, मांग भरे को याद रख, बरता ही बोल दे आगे का ओ किंग है। अब तू का सूत्र बोलो, ओ बता दे। हाँ ओ क्या है?
ओ क्या है, ओ क्या है, देख क्या सूत्र याद को नहीं, लगो लगी याद होगा, देख 1 मिनट में याद होगा नहीं, 6 सूत्र है। तो मैं को 2 दिन था कुटड़ा धारा सारी विज्ञान याद हो जाए। ओ फिटकड़ी को सूत्र बोल रहा, बताइए लिख रहा है। हाँ ये तो ध्यान दे, पढ़ जाओ। एक रेगर तू ही बता दे, किसका है सरदार जी, बताएंगे आप? सिंदूर का, वाह, सिंदूर को थे नहीं बोलो, हाँ पक्की बात है। ये किसका है? Na3BO3, विष्णु बताएगा, विष्णु किसका सूत्र है रे? Na3BO3। पहली बात तो ओ कोई सूत्र है ही को नहीं, ठीक है नहीं, हाँ गलत है अभी। ये किसका है? ये किसका है? कौन सा टॉपिक पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा, परमाणु पढ़ा था, परमाणु ने पढ़ा था। क्षारीय धातुएं किस वर्ग में पाई जाती है? 100 को प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। Na2BO4 गलत है, मैं बता रहा हूं। Na2BO4.7H2O, बोरेक्स होता है सुहागा, लुगदी बनती है, लोगड़ी को नहीं होगा बनेड़ी। कहां पे गलत? हाँ एल्कोहल, एल्कोहल एथिल का बता दो। C2H SO3। ब्यूटेन का सूत्र बता दो। चलो एल्केन का सूत्र सीधे एल्केन ही बता दो, सारा फॉर्मूला क्या एल्केन का। ब्यूटेन बनानी है तो बना दो कि ब्यूटेन ऐसे बने, ब्यूटेन एल्केन होती है, ये बता दिया मैंने, अब बना दो। तो जो याद है वो बोल दो, फिर जल्दी करो जल्दी करो फटाफट। कब से आ रहे हो? 4 दिन हुए क्लास लेते हुए। खिचड़ जाओ। Na2B4 O7.3H2O, ये होता है बोरेक्स सुहागा। बोरेक्स इसी को बोलते हैं, सुहागा भी इसी को बोलते हैं। O7.3H2O। अब तू लोग ढंग से हार्ड मार कर घिसोलिए रे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी डालिए, पानी डालो थोड़ा सा, निकालो क्या पढ़ रही थी। आज का फिर टाइम दे रहा हूं, नहीं तो कल मेरे आते ही ना क्लास के टाइम का यही होगा, वहां बाहर खड़ी सारे मुर्गे बनाना, ठीक है। बस बस बहुत बहुत। क्या करवाया था कल लास्ट में? द्विविस्थापन अभिक्रिया करवाई थी क्या? आगे लिखो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। देखो ऑक्सीकरण मतलब कल अभिक्रियाएं पढ़ाई थी मैंने आपको, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, 4 पढ़ाई थी। मोटा मोटा तरीका बताया था, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, विस्थापन 1 को हटाना, द्विविस्थापन 2 को हटाना, मोटा मोटा तरीका याद करने का। अब 2 और पढ़ लो, बाकी आपको नहीं पढ़नी।
फिर आगे बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आप अक्सर क्वेश्चन पूछते हो, ओत प्रेरक, है ना, बढ़िया टॉपिक है वो, इसी में आता है, इसी का ही भाग है वैसे, पर अलग है थोड़ा सा। ऑक्सीकरण तथा अपचयन, नाम से ही पता चल रहा है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ गई ना तो आप कहोगे ऑक्सीकरण है। और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अम्ल क्षार। अम्ल के उल्टे कौन होते हैं? क्षार के उल्टे कौन होते हैं? ऐसे ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन है, अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो अपचयन क्या होगा? घटना या कम होना। जुड़ना को आप बढ़ना बोल सकते हो, एक ही बात है। जैसे कि ये देखो, मैंने लिखा लकड़ी का जलना, आगे बना धुआं, अभी पढ़ाई थी। कौन सी अभिक्रिया ये? रासायनिक में कौन सी है? यहां कार्बन के साथ क्या है? नहीं है। प्लस का मतलब दीवार है, ये कार्बन अकेला ही है, ऑक्सीजन अकेला ही है। यहां कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है, आगे कार्बन के साथ क्या है? दो ऑक्सीजन है, बड़ी के घटी। तो लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया? संयोजन तो है ही है। संयोजन में कौन सी है? आप कहोगे ऑक्सीकरण है। ऐसे मैंने आपको बोला मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये मैग्नीशियम धातु थी, इसको मैंने जला दिया, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित करना है, यहां दो लगा दो, यहां दो लगा दो, सब बराबर हो गए। दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। यहां मैग्नीशियम के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या है? दो ऑक्सीजन है, बढ़ी के घटी। ऑक्सीजन का बढ़ना क्या हुआ? ये ऑक्सीकरण है। और लिखते हैं, उतारो इनको पहले, कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगी आप उसे ऑक्सीकरण कहोगे, जहां पे ऑक्सीजन घटेगी आप उसे कहोगे अपचयन। जो मैंने अभिक्रिया अब तक आपको करवाई है ना, वहां ऑक्सीकरण भी है और वहां अपचयन भी है, उन्हीं में ही है। बस पहचान ये करनी है, ऑक्सीजन घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है तो ओ से ऑक्सीजन बढ़ी, ओ से ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीकरण है तो घटना पक्का अपचयन है, ये उल्टा है। बस इतनी सी बात। इतनी कोई हार्ड चीज नहीं तो सोच रहे हो कि सूत्र है ऐसे हमें याद नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सोचोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब अपचयन है, ऑक्सीजन घटना, वैसे होते 5 प्रकार का, पर आप 2 पे पढ़ लो तो ही काफी, क्योंकि मुझे पता आगे वाला तुम लोगों को याद तो होना नहीं है, वैसे ही तो करना ही नहीं है तुम लोगों को, नियत नहीं है तुम लोगों को करने की। इसलिए 2 जो मेन आते हैं वही पढ़ लो, बाकी होते 5 चाहिए, पर करवाऊंगा 2 ही, क्योंकि 2 ही तुम लोग मुश्किल से पढ़ पाओगे। तो पढ़ने वाला याद कर भी, इस क्लास के अंदर भी कम से कम 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो सारी चीजें बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं समीकरण लिख रहा हूं, यहां पे एक और लिख रहा हूं। मैंने लिखा ये CaCO3, ये क्या है? क्या होता है? संगमरमर, चोक, खड़िया, चूना पत्थर, प्रवाल भित्तियां, दांतों को मजबूती देना, हड्डियों को मजबूती देना, अंडे का बाहरी खोल, अंडे के बाहर जो होता है ना छिलका, वो यही है। इसको मैंने किया गर्म, ये बन गया। बताओ पहले ये बताओगे ये कौन सी अभिक्रिया है? अरे निम्न रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन। एक टूटा 2 बने तो वियोजन या अपघटन है। इसमें कौन सी है? ऑक्सीकरण के अपचयन। देखो चाहे आप कार्बन से कार्बन पे जाओ, चाहे आप कैल्शियम से कैल्शियम पे जाओ, आपकी मर्जी है। आप कैल्शियम थे, कैल्शियम से गए, कैल्शियम के साथ पहले 3 ऑक्सीजन थी, अब कितनी है? आपको ना सर, फिर कार्बन को छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, कार्बन से कार्बन पे जाओ, पहले कार्बन से ऑक्सीजन कितनी थी, अब कितनी है? घटी के बढ़ी, ऑक्सीजन का घटना, ये कौन सी है? अपचयन है। और लिखते हैं, मैंने एक अभिक्रिया लिखी थी आपके पास इस टाइप की, KClO3, यहां पे मैंने यू बनाया था KCl प्लस ऑक्सीजन, समझाया भी था।
कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का, कल ही पढ़ाया था। संतुलित करना है, हो गई। हो गई संतुलित। पोटेशियम 2, यहां भी 2, क्लोरीन 2, यहां भी 2, ऑक्सीजन 3 2 6 और यहां 2 3 6, बराबर है। या आप बताओ केसीएल से केसीएल पे जाओ, पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड पे जाओ। पहले पोटेशियम क्लोराइड के साथ 3 2 6 ऑक्सीजन थी क्या नहीं थी? अब है क्या? सारी बाहर निकल गई, घटी के बटी, तो क्या हुआ? समझ में आया ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है? समझ गए? अब ये बताओ, निम्न रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ये बताना है आपको इनमें से। ढंग से देखो, द्विविस्थापन कहां से? मैंने अच्छे से बताया, द्विविस्थापन में 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे। अभिक्रिया याद भी नहीं होती है, फिर भी आप सोच के देखो, यहां SO4 के साथ, SO4 तो यहां भी है, SO4 यहां भी है, पर यहां सल्फेट के साथ कॉपर था, यहां सल्फेट के साथ क्या है? मतलब ये जिंक यहां गया और इस कॉपर को बाहर फेंका। एक को बाहर फेंके कि 2 को? एक को बाहर फेंके तो 2 को फेंके तो, सिंपल तरीका, रट्टा मारने की जरूरत है, सिंपल है, ये विस्थापन है। अब आपको ये बताना है कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? दोनों। किसने बोला? दोनों है। फिर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? नहीं है। इधर देखो, कोई बात नहीं, उत्तर सही है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूं, देखो जिंक से आप जिंक पे जाओ, जिंक से पहले जिंक के साथ क्या था? कुछ नहीं था। अब क्या है? कितनी ऑक्सीजन है? बढ़ी के घटी? तो यहां क्या हुआ? पर थोड़ा कहानी में भी ट्विस्ट है। क्या? ए भाई साहब, गरीब वाले जो कमजोर थे बेचारे, ये भी पढ़े हैं कॉपर साहब। कॉपर से कॉपर पे जाओ, पहले कॉपर के साथ क्या था? अब कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन पहले थी क्या? थी। आगे है क्या? घटी के बढ़ी? यहां क्या हुआ? 10th में पढ़ के आए हो, याद आया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चले उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहती है। ये रेडॉक्स है। इस एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन ही। ये कौन सी अभिक्रिया है? नीचे लिख लोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चले रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चले रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये रेडॉक्स है। और ये अभिक्रिया कौन सी थी? विस्थापन थी। चलो एक और लिखते हैं ताकि आपको एक नया क्वेश्चन समझ में आए। क्या? ये बताओ, निम्न रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। विस्थापन है। ऑक्सीकरण है कि अपचयन? फेरस से फेरस पे जाओगे, पहले कुछ नहीं था, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ? कॉपर के साथ पहले कुछ नहीं था, सॉरी, पहले 4 ऑक्सीजन थी, आगे कुछ नहीं, ये क्या हुआ? 4 ऑक्सीजन थी, घट गई अपचयन। है कौन सी? विस्थापन। ये कौन सी है? अब जितनी मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया लिखवाई थी ना कल, अब सबको चेक कर लो, सब में रेडॉक्स है। जितनी विस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ोगे उसमें ऑक्सीकरण भी होगा, उसमें अपचयन भी होगा, ये फिक्स है। इसका मतलब सभी विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। पेपर में यह भी क्वेश्चन आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया अन्य कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स। जितनी विस्थापन है सब में ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन सब में चलेगा। मैंने कल एग्जांपल लिखवाए थे ना, सब में चलेगा। जैसे और भी बताया था मैंने, यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना था,
कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा दो भले के कॉपर सल्फेट से, आगे बन जाएगा अम्लों का राजा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये पड़ा ऑक्सीकरण और ये पड़ा अपचयन। कौन सी है? विस्थापन है कौन सी? रेडॉक्स है। तो मतलब सभी विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ये बात हो गई फिक्स। तो नोट लगा के इंपॉर्टेंट डालो, सभी विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सभी विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सभी विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये थी आपकी अभिक्रियाएं, होती तो बहुत है, आपको मेन 6 पढ़नी थी। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों को जोड़ दो रेडॉक्स। 8वीं पढ़ो तो उदासीनीकरण पढ़ा चुका हूं, अम्ल क्षार लवण में। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना? उदासीनीकरण। 8 अभिक्रियाएं पढ़ लो, एग्जाम्पल आएंगे, पूछेंगे कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको यहां से पहचानना होगा, सिंपल तरीका। इसी में ही सेकंड पार्ट आता है, पर टॉपिक नया, अभिक्रियाएं खत्म होगी, इसी में नया टॉपिक आता है उत्प्रेरक, कैटालिटिक्स कहते हैं। बढ़िया टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। क्वेश्चन आता है अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन काम आता है? किण्वन अभिक्रिया में कौन उत्प्रेरक काम आता है? ऐसे पूछेंगे। उत्प्रेरक वर्धक क्या है? उत्प्रेरक विष क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? समांगी क्या है? विसमांगी क्या है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटा टॉपिक है। पर पहले आप ये समझ लो कि उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक होता क्या है पहले ये समझ लो। देखो, आप कोई अभिक्रिया करवा रहे हो, मैंने छोटी सी एक अभिक्रिया लिखी थी, बार बार वही अभिक्रिया एक घूम घूम के बार बार लिखनी पड़ेगी। मैंने बोला लकड़ी का जलना, मैंने बोला लकड़ी का जलना रासायनिक है, धुआं बनेगा। कितनी देर में धुआं बना सकते हो? 5 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में? पहला असर की लकड़ी की मात्रा पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये कहोगे कि मुझे धुआं ही बनाना है, सिर्फ आग नहीं निकालनी, कुछ भर के खीरा घर दुकान छोड़ दे, सारी रात तक 5-7 टोकरे पड़े, धुआं निकलता रहेगा आराम से। वहीं पे मैं कहूं कि तेजी से धुआं बनाना, बस फटाफट राख चाहिए अपने को, लकड़ी जला दो, तो आपको कहोगे सर मिट्टी तेल ले आगे ढोड़ो तीनों लगा जाओ, काम खत्म। तो आग तेज भी लग रही है, आग जो आग को बढ़ा रहा है वही उत्प्रेरक है, आग को घटा रहा है वही उत्प्रेरक। क्या होता है यहां पर, क्या पढ़ रहे अपनी? उत्प्रेरक, उसमें एक डालना दूसरे वाले में। उत्प्रेरक क्या होता है देखो, कैटालिटिक्स कहते हैं। यहां पर जो आप आग लगा रहे हो ना, अगर आपने यहां पर मिट्टी का तेल डाला, कैरोसिन डाला, तो ये आग तेज जलेगी कि धीमे जलेगी? तो इसने अगर कैरोसिन नहीं डालते तो क्या नहीं जलती? जलती। कैरोसिन डालने के बाद तेज जली, तो कैरोसिन ने क्या किया? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया है, उत्प्रेरक है कैरोसिन। आग जल रही थी, आग जल रही थी, आपने इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी फेंकनी चालू कर दी, आप आग बुझाने का प्रयास कर रहे हो। जो लकड़ी जलकर आधे घंटे में राख होने वाली थी, अब उसको 45 मिनट लग जाएंगे मान लो। तो मिट्टी ने क्या किया? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया कि घटाया? ये भी उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक कुछ ऐसे होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को या तो क्या करेंगे? बढ़ा देते हैं या कर देते हैं, परंतु उनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। तो सबसे पहले उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिखो। उत्प्रेरक होता क्या है? कैटालिटिक्स क्या होता है? अभी दैनिक जीवन का उदाहरण बताऊंगा, आप कहोगे सर ऐसे उत्प्रेरक तो हमने देखे हैं, गांव में देखे ऐसे उत्प्रेरक हमने, है ना, ये मनुष्यों में लागू होता है। कैसे? पहले डेफिनेशन लिख लो। वेग कारक, वेग कारक, ये लो देखते हैं वो ठीक चला इन वाला। वेग कारक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं
या क्या करेंगे, घटा देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते, या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। वेग कारक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना, परंतु खुद अपरिवर्तित रहते हैं, खुद में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। केरोसिन तो जल जाएगा, पर अभिक्रिया के वेग को तो बढ़ाया है। ये मैंने उदाहरण बताया है समझाने के लिए आपको, और बता रहा हूं, अभी आपको समझाएगा। एक मिनट और रुको। आप सोच रहे हो कि सर केरोसिन तो जल गया, वो तो परिवर्तित हो गया ना। ये मैंने उदाहरण बताया, एक और बता रहा हूं, समझो। फिर क्वेश्चन पूछना आप। 2 मिनट और रुको, थोड़ा सा कहानी में भी ट्विस्ट बाकी है। अब देखो मैंने क्या बोला, वेग कारक जो अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, खुद क्या होंगे, अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे पहला ये उत्प्रेरक, इतना ही क्वेश्चन आ गया। उत्प्रेरक नीचे लिखा होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है। उत्तर क्या होगा, घटाया तो भी परिवर्तित हुआ, बढ़ाया तो भी। उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में समय घटते हैं, बढ़ते हैं, परिवर्तित होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। उत्तर होगा अपरिवर्तित रहते हैं। और ये जो अभिक्रिया हो गई, इस क्रिया का नाम है उत्प्रेरण। नाम क्या है, उत्प्रेरण। जैसे आप सोचोगे उत्प्रेरक क्या है। एक बंदा था, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, 4-5 लोग हैं सामने, झगड़ा हो गया, एक बंदा झगड़ा कर रहा है, एक पीछे से कोई पड़ोसी आता है, वो खड़ा रहेगा, उसको बोलेगा मेल दे की तू रख दे, जड़ दे, लड़ाई कर, गाल दे थापांगी। वो क्या है, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, वो धनात्मक है, वो उत्प्रेरक है। जब उधर उसने बोला कि रख दे, और आप चोड़ में आके चले गए, आगे 4-5 बंदा है, बोल दिया 4 तो माटेगा ही बहुत है, अगर डालेगा वो टप जाएगा, कोई परिवर्तन हुआ उसमें खुद में। अरे वहीं पर ही कोई बुजुर्ग आ गया, आप झगड़ा कर रहे हो, शानू आदमी आ गया कोई मेरे पर को, है ना, वो बोलेगा नहीं झगड़ा नहीं करना, अच्छी बात नहीं, छोड़ो आई गई करो, भाई लड़ाई करे को नहीं। उसने अभिक्रिया के वेग को घटाया है, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है दोनों ही उत्प्रेरक। एक ने तो अभिक्रिया का वेग का परिवर्तित किया, कैसे, घटाकर, एक ने परिवर्तित किया खुद में, उनमें कोई परिवर्तन हुआ, वो तो अपना काम आए थे, झगड़ा हो रहा था, बुजुर्ग ने आकर कहा कि भाई थम, है ना यह कौन करे लाला छोड़। तो उसने अभिक्रिया का वेग घटाया, आप झगड़ा करने जा रहे थे, उसने रोका। फिर आप बाद में सोचते हो कि बुढ़िया बात तो बुढ़िया की, आप मान ली लड़ाई कर लेता, कटकाल में केस हो जाए, जिंदगी झंड हो जाए, सोचते हो। तो उसने अभिक्रिया का वेग घटाया, और एक बिन्नू है, वो होता है आज इनको मोको है, फिर वो बोलेगा कि मेल दे की धक दे, जान दे। वो उसने अभिक्रिया का वेग घटाया, खुद में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ऐसे यहां पर भी उत्प्रेरक आते हैं। अब रही बात जो उत्प्रेरक है, उसके आपको गुण पूछेंगे, पेपर में आ जाता है, गुण आता है। गुण आपको दिया होगा, नाम होगा उत्प्रेरक, उत्तर का क्या गुण दिख रहा है आपको, पहला गुण बताऊं, क्या ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? आपका झगड़ा हो रहा तो वो 4 लोग और आप थे, झगड़ा आप दोनों के बीच था। जिसने ये कहा कि थप्पड़ की रख दे, मैं तेरे साथ हूं, क्या उसने अभिक्रिया में भाग लिया? उसने तो चिंगारी लगाई और निकल लिया। बुजुर्ग था, उसने भी कहा कि लड़ो मत, छोड़ो, कोई बात नहीं, झगड़ा शांत हुआ, बुजुर्ग अपना निकल गया, आप अपना निकल गए। अभिक्रिया तो आप दोनों के बीच हो रही थी, क्या उन्होंने भाग लिया? तो सबसे पहली बात आएगी, उस पर कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में सदैव खुद भाग नहीं लेते हैं, अभिक्रिया का वेग ही घटाएंगे या बढ़ाएंगे। पहला गुण क्या काम करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कहां पर भाग नहीं लेते? अभिकारक और उत्पाद के बीच। वैसे तो भाग लेंगे ही, वेग को घटाएंगे बढ़ाएंगे, पर खुद उनके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही काम सल्टा देंगे, ऐसा। 2 नंबर, ये पहला लिख लो, ये दूसरा।
उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते हैं क्या? करते हैं, या तो घटाते हैं या फिर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते हैं, या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तीसरा, समय या खुद अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अब आता है पेपर में उत्प्रेरक कौन से प्रकार के, उत्प्रेरक कितने प्रकार के। देखो, जैसे आपको वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना, देखो आप समझ रहे सर उत्प्रेरक की क्या समस्या है, क्यों आप ये पढ़ा रहे हो, बीच में क्या काम है, अभिक्रिया हो रही है, तो उत्प्रेरक नाम की समस्या क्या है? समस्या है आपको बनाना है, मान लो, लिखना नहीं अभी, समझो। वनस्पति तेल है आपके पास, रिफाइंड ऑयल है, उससे वनस्पति घी बन जाता है ना, वनस्पति घी, डालडा घी, गगन खाओ गगन रहो मगन, वही हाइड्रोजन मिला दिया इसके साथ, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिला है ना, वनस्पति घी बन जाएगा। रिफाइंड ऑयल से डालडा घी बनता है, जैसे रेत से कांच बनता है, रेत होती है ना, रेत, उससे ही कांच बनता है। सिखाया था मैंने, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, रेत से कांच बनता है, पर वो रेत स्पेशल होती है, ये रेत नहीं अपने वाली। जिस रेत के अंदर लगभग 99-98% के आसपास सिलिकॉन होगा ना, उसके अंदर कुछ कांच के टुकड़े या घटक मिलाकर, उत्प्रेरक मिलाकर के उसे कंप्रेस करते हैं, लिक्विड बनाते हैं पहले, फिर दाब देते हैं, उसके बाद कांच बन जाता है ना। कांच भी अलग, एक तो आता है पारदर्शी, आता है अपारदर्शी होता है, कांच के भी प्रकार होते हैं, अतिसिद्ध द्रव। ऐसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। अब क्या इसमें क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी तो बन रहा था हाइड्रोजन मिलाने के बाद में, तो उत्प्रेरक की क्या जरूरत है फिर, ये क्यों समस्या ही नहीं? काम जरूरी है, क्या जरूरी है? अगर आपके पास टाइम है तो आप वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाओगे धीमे धीमे, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिला के छोड़ दिया, आराम से बनते रहो, कोई टेंशन नहीं। एक तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी धीमा धीमा बना रहे हो अपनी मर्जी से, एक आपके पास टाइम नहीं है पर आपको वनस्पति घी चाहिए हर हाल में। जैसे इमरजेंसी थे कई बार की, पानी गर्म कर अभी 5 मिनट के अंदर कर, चाय बना जल्दी बना, चाय आराम से बनाने तो आप गैस को डाउन करके छोड़ दो, बोले आराम से बोलती रहेगी, बनती रहेगी, 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए। जल्दी बनानी है तो आप कोशिश करोगे कि फटाफट बना दूं 1 मिनट के अंदर, तो वहां पे क्या करोगे आप, बढ़ाओगे ना, वो उत्प्रेरक ही है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। अब वनस्पति तेल से वनस्पति घी आप धीमा बनाओगे तो आपको अभिक्रिया का वेग घटाना पड़ेगा, इसमें कुछ डालना पड़ेगा ऊपर से। और अगर आप कहो कि ना मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, वनस्पति घी की डिमांड बहुत है, जल्दी करो, जैसे खेत में काम करते हो ना, दिहाड़ी होते हैं, वो उत्प्रेरक ही है। जैसे तुम्हारा टॉपिक पढ़ाते हैं ना, काम चाल दूरी, एक आदमी 3 आदमी इस काम को इतने दिन में कर रहे हैं, 2 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, वो उत्प्रेरक ही है। आपके खेत में काम है, आपको काम करवाना है तो आपकी मर्जी है, आप 2 बंदे लगा दो, 2 बंदे उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, वो उत्प्रेरक ही है। वहीं आपको कहोगे 10 दिन घटे हैं, 2 दिन में काम होना चाहिए हमारे, तो 2 बंदे की बजाय क्या करो, बंदे बढ़ाओगे, 10 लगाओगे कि जल्दी चाहिए मुझे, बंदे और बढ़ा लो, भले काम मेरे को 2 दिन में कंप्लीट चाहिए। वो 10 बंदे बढ़ाए, वो उत्प्रेरक थे धनात्मक, जो घटा दिए 10 बंदे आ रहे काम कर रहे, आपको 10 की क्या जरूरत है, थे 2 ही बंदा लग जो, मान तो 3 दिन बाद में कर दियो, हमारा कोई तिकाड़ को नहीं, 2 ही बंदा पैसा देश, तो वो क्या है, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। वो उद्याड़ीय जो होते हैं वो उत्प्रेरक है, रासायन विज्ञान के दिहाड़ी है, यूं मान लो, हाँ सही बात है, एक घटाएंगे। अब यहां पे आपने डाला लो चूर्ण, लो चूर्ण नहीं सॉरी निकल, निकल धातु है, उसका चूर्ण बनाकर इसके अंदर डाल दो विलयन के अंदर, फटाफट वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनेगा। इसने अभिक्रिया के वेग को क्या किया, बढ़ाया है, तो यह धनात्मक उत्प्रेरक है। यहीं पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दो, जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन रहा था 2 घंटे में, वो 4 घंटे में बनेगा, अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। तो ये क्या है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ऐसे होते उत्प्रेरक। अब लिखो उत्प्रेरक के प्रकार, कौन से प्रकार है, वह सिंपल सा टॉपिक है, 3-4 पॉइंट और है, छोटा सा टॉपिक है, ढंग से पढ़ लो, बढ़िया टॉपिक है। उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार देखो, उत्प्रेरक को बांटा गया है 2 भागों में। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, पेज के सेंटर में लिख लो ऐसे उत्प्रेरक और 2 पॉइंट बना लो, उत्प्रेरक, इसके 2 पॉइंट बना लो ऐसे।
एक तो है देखो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था जानते हो, पढ़ाई थी मैंने अभी पीछे वाले टॉपिक में। H2O के नीचे G लिखा हुआ तो वो गैस है, L लिखा हुआ तो पानी है, S लिखा हुआ तो बर्फ है। ये भौतिक अवस्था है। जल की भौतिक अवस्था क्या, ठोस है, द्रव है या फिर गैस है? ये भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते समांगी, हाँ समांगी उत्प्रेरक, होमोजाइगस, ठीक है, या फिर होता है हेट्रोजाइगस यानी विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरक नाम से पता चल रहा होगा। जो समांगी उत्प्रेरक है, इसमें क्या देखो, पहले ये देखो यहां पर क्या है, ढंग से देखो। अभिक्रिया लिखी थी मैंने, अभी वही वापस लिख रहा हूं एक बार। या फिर मैंने अमोनिया गैस का निर्माण करवाना, कैसे? संयोजन अभिक्रिया लिखवाई थी, याद करो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर हेबर विधि से क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। संतुलित करना है, यहां 2 लगा दो, यहां 3 लगा दो, 3 दुए 6, तो 3 दुए 6, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, संतुलित होगी। अच्छा ये दोनों क्या है बताओ? अभिकारक है क्या? बताए थे तीर के निशान के इधर अभिकारक होते हैं। ये क्या है? उत्पाद है क्या? कोई उत्प्रेरक भी डालना पड़ेगा। कौन सा डालते हैं? हेबर विधि में काम आता है लोह चूर्ण, आयरन काम आता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ गया, बहुत बार आया हुआ है कि अमोनिया निर्माण में या हेबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। ये 2 या 3 क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुए हैं। एक तो ये, एक वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निकिल, बहुत बार आया हुआ है, पिछले वाले पेपर में भी आ चुका है एलडीसी। अब आप सोच के देखो, अभिक्रिया में कितने घटक काम में ले रहे हैं, कितने भाग ले रहे हैं? 3। एक तो अभिकारक है और दूसरा क्या है? उत्प्रेरक है, और तीसरा क्या है? तीनों की अवस्थाएं देखो जरा। नाइट्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन क्या होती है? अमोनिया क्या होती है? लोहा क्या होता है? और धातु किस अवस्था में है? फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्था अलग अलग हो तो उत्प्रेरक होगा विषमांगी। उत्प्रेरक अगर वह समान है तो होंगे समांगी। जैसे कि अभिकारक भी गैस हो, उत्प्रेरक भी गैस हो, उत्पाद भी गैस हो तो समांगी। अभिकारक भी ठोस हो, उत्प्रेरक भी ठोस हो, उत्पाद भी ठोस हो तो समांगी। अभिकारक द्रव हो, उत्प्रेरक भी द्रव हो, उत्पाद भी द्रव हो तो समांगी। तीनों में से एक कोई भी बदल गया, चाहे ये बदले चाहे ये बदले, चाहे किसी की एक की अवस्था बदल गई तो नाम क्या पड़ेगा? जैसे अब मैं बोलूं लोह चूर्ण कौन सा उत्प्रेरक है? विषमांगी है। ये तो गैस है, ये गैस है, पर ये कौन सा है? ठोस है। अभी समांगी बताता हूं, देखो समांगी कैसे होता है। मैंने मान लो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना दी, ठीक है। संतुलित करना है, यहां पे आप 2 लगा लो, यहां पे आप 2 लगा लो, यहां पे आप 2 लगा लो, ठीक है। दो दुए 4 और 2 ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? 6, सल्फर होनी चाहिए 2, हो गए। कहां कम है? 3 दुए ऑक्सीजन कितनी है यहां पे? सॉरी 2 दुए कितनी है? 2 ये पड़ी। अभिकारक में कितनी है? 6। उधर कितनी है? 6 बराबर। सल्फर कितनी है? सल्फर कितनी है? बराबर है। इसमें मैं उत्प्रेरक डाल दूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2। अब देखो ये किस अवस्था में है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? ऑक्सीजन क्या होती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है? अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद। क्या तीनों की भौतिक अवस्था समान है? कौन सा हुआ?
एक भी अलग हो गया तो समझ गए। चलो समांगी में लिखोगे, चलो पहले यहां पे लिख लो, सिर्फ टाइप लिखो, समांगी के अंदर लिखो, ये और पढ़ लेते, लिखो क्रिया के आधार पर, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। 2 पॉइंट है, छोटे छोटे टॉपिक खत्म। क्रिया के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक होते हैं 4 प्रकार के। क्रिया के आधार पर क्रिया क्या होगी? क्रिया ये होगी, या तो अभिक्रिया के वेग के वेग को बढ़ा देंगे, जी आंगले लगाने वाला बंदो बढ़ा देगा। एक शाणो आदमी आ गया तो मेरे को कोई आई जाए कभी, है ना, वो घटा देगा। और एक खुद ही होगा जो अभिक्रिया के वेग को खुद ही परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए वे थे आदमी ने पूछ लेंगे बारे, पत्नी किसी की होती है ना, पत्नी का काम होता है ये, वो स्वतः उत्प्रेरक होती है। वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकती है, वो घटा भी सकती है, वो उसकी मर्जी है। कभी वो धनात्मक उत्प्रेरक भी बन जाएगी और कभी वो ऋणात्मक बन सकती है। धनात्मक कब बनेगी? जब मान लो कोई झगड़ा हो रहा है, उसके पियर से फोन आया, कोई बात होगी, सालिश थोड़ी बात हुई, है ना, वो दोनों बहनें बात कर रही है आपस में अपनी, बीच में अगर कोई बोल गया और उसको बुरा लग गया कि ये बात मेरे पीर वालों के लिए कैसे बोली, वहां वो धनात्मक उत्प्रेरक है। अरे भाई आप बोल दो कि ना ना तेरे पीर वाला तो बहुत अच्छा है, तेरी बहन तो तेरी अच्छी है ना। वहां पे क्या है? वहां पे बस काम राजी, वहां पे ऋणात्मक उत्प्रेरक है। आपका झगड़ा हो गया आपकी मम्मी के साथ किसी बात पे, उसके बाद आपने मम्मी को हेल्प कर दी मान लो, है ना, और आपकी पत्नी ने बोला, आपने भाई के लिए कर दिया, घर पे होता है ना, आप तो न्यारा हो जाए, यहाँ भी यहाँ बां खतरे थे, यहाँ करो मार खतर करो ही को नहीं, वहां पे वो धनात्मक उत्प्रेरक है। थारी मम्मी खतर यहाँ कर दियो, मेरे खतर कौन करो, तो वो दोनों तरफ चलती है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा, वो डिपेंड करता है कि लुगाई है किसी की, शानी हुए नहीं तो बीच में रहे, ना इन्हें चलन दिया ना इन्हें चलन दिया, बोगड़ हो तो बाकी नहीं चल पड़े, तो वो धनात्मक भी बने खुद ही होती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वहां पे, तो वो आती है 3 नंबर पे स्वतः। और वैसे 3 नंबर पे ही है, पहले आपके पिताजी, फिर आप, तब आप हो, फिर आपके पीछे वो आएगी, तो वो 3 नंबर पे ही है। वैसे भी याद रख सकती हूँ। धनात्मक उत्प्रेरक मतलब पॉजिटिव कैटालिटिक्स कौन से होंगे? तो सिर्फ बढ़ाएंगे, लड़ाई वाले। 2 नंबर ऋणात्मक कौन से होंगे? ऋणात्मक होंगे जो घटाएंगे, शाना आदमी, है ना, बूढ़ा बुजुर्ग, है ना, और शाने होते बंदे मस्त होते हैं बुजुर्ग जैसे। और स्वतः तो आ ही गया, है ना, ऑटोमेटिक आग लगा देते हैं, काम कर देते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। अभी बताया था 3 नंबर पे स्वतः उत्प्रेरक। अब आप कोई सोचेंगे कि सर लड़कियों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो मेरे को, आदमी पर बता दो। सही बात है, दशरथ राजा ने भी बहुत मेहनत की थी, फिर भी वनवास चलता रहा जनता, उड़ गया 14 साल तक, है ना, तो वो लोग तब चलन ला रही है, विषय है, आज तक परिवर्तन होना है, कोई लास्ट है ना, वो जैव उत्प्रेरक है। उदाहरण है, ऐसी बात है, कारण है ना, वो आलिया कालिया वाली बात है, फिर वो बता दूंगा मैं तुम लोगों को। समझ गए ना? ये देखो 4 है। अब आपसे क्या पूछेंगे? पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भौतिक आधार पर विभाजित किया गया उत्प्रेरक है? निम्न में से कौन सा क्रियाशीलता के आधार पर विभाजित किया गया उत्प्रेरक है? क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के? भौतिक अवस्था पे, ये तो मोटा मोटा। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों समान, तो तीनों में से कोई एक भी अलग तो? अब देखो मोटा मोटा, धनात्मक आंगली लगाने वाला, वो क्या करते हैं? अभिक्रिया के बढ़ाते हैं घटाते हैं, या नाम से ही पता चला, बढ़ाना मतलब प्लस, घटाना मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो घटाते हैं वो। रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक अगर खुद ही भाग लेकर बढ़ा दे या घटा दे तो लुगाई कौन सा? जैव का मतलब वायु, ये होते हैं बॉडी के सारे एंजाइम, जो मैंने पाचन में पढ़ाए थे, आमाशय में एंजाइम पढ़ाए थे, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन। पेपर में क्वेश्चन आता है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? हार्मोन को
लिपिड को, स्टेरॉइड को, एंजाइम को। शरीर के सभी एंजाइम, यहां पे लिख लोगे शरीर के सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। शरीर के सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। पेपर में सिंपल क्वेश्चन आता है, जैव उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम। एंजाइम कहां है? खाने से लेकर के निकालने तक एंजाइम एंजाइम है। मुख से शुरू होता है लार में लाइसोजाइम, आंखों के अंदर भी है लाइसोजाइम, गले से निकले आमाशय में गए लाइपेज एंजाइम, रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, लीवर में गए अर्जिनेज एंजाइम, अग्नाशय में गए ट्रिप्सिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। जितने एंजाइम के नाम आएंगे वो सारे क्या होंगे? ये जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं घटाते हैं। नोटिस किया होगा, बीमार आदमी जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता, जल्दी से खाना नहीं पचता, उसे खिचड़ी दलियो देने लाजे लास्ट में, तो अभिक्रिया का वेग घट गया, एंजाइम काम निकल नट गया बे ए है अट्ठा आ गया भाई। और जिसकी पाचन शक्ति बढ़ी है, कई कीटाणु सुरावा दिन में 6 बार चरे, कोई फर्क नहीं पड़ा, खा लियो फिर बाद में और कैसे चाला के चालो चाला रोटी खाई नहीं और खा लेगा, उनमें ये काम चल रहा है। तो ये जैव उत्प्रेरक है ना, वो या धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। बुजुर्गों में ये हो जाते हैं नेगेटिव, जल्दी से खान नहीं पचता, लास्ट स्टेज में आके काम खत्म ही हो जाता है। लिक्विड देते हैं डॉक्टर, है ना, दांत वगैरह लगवाते हो ना, कई बार नोटिस किया होगा, तो उनको खिचड़ी देते, दड़िया देते। पहली बात तो यहाँ पर एंजाइम मुख वाला काम नहीं कर रहा, दांत है ही नहीं, तो भोजन लिफाफा खाली खाली हुआ शांति रही यहाँ, है ना, वो यही है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। एक नंबर शुरू करो, समांगी। टाइम क्या हुआ? सिंपल टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है ये, दैनिक जीवन में भी देख सकते हो। ठीक है, इधर देखो, इसको रफ कर दूं। अब भौतिक अवस्था में पहला लिख लो, मैं यहीं से रफ कर रहा हूं, यहीं लिख रहा हूं, इसके अंदर ही। भौतिक अवस्था में पहला समांगी लिखो, समांगी की परिभाषा लिख लो। क्या परिभाषा लिखोगे? अभी बताया था समांगी मतलब क्या है? अभिकारक, समान नहीं, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों समान अवस्था में। रासायनिक अभिक्रिया में शॉर्ट में लिख दूं, एक नंबर क्या होता है अभिक्रिया में? अभिकारक भाग लेते हैं तो क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अभिकारक भाग लेते तो क्या बनता है? उसमें बीच में भाग कौन लेते हैं? उत्प्रेरक। तीनों किस अवस्था में हो? या तो तीनों गैस 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 हो, या तीनों ठोस 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 हो, या तीनों द्रव 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 हो, तो समांगी है। समान अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक समान अवस्था में हो, समान अवस्था में हो, वो होते उत्प्रेरक। कौन से? समांगी। यहीं पे कर दे 20 समांगी, ये लिख लिया समांगी, यहीं पे ही कर देते 20 समांगी। 20 समांगी। इसमें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, तीनों में से कोई भी एक क्या हो जाए? तीनों भी अलग अलग हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अभिकारक तो है गैस है, उत्प्रेरक है ठोस है, उत्पाद है द्रव, कोई भी समांगी है। कोई भी बराबर नहीं होंगे, क्या होंगे? अलग अलग या असमान होंगे, तो को भी समांगी। इतना ही क्वेश्चन आता है पेपर में, आपसे पूछ लेंगे अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो कौन सा उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है? समांगी। अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की अवस्था अलग अलग हो, कौन सा उत्प्रेरक भाग लेता है? विसमांगी। समांगी होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, नाम से पढ़ा होगा आपने, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस पढ़े होंगे, मैथ में पढ़ाते होंगे सर आपको, वो सेम यही है, वहां भी यही है, यहां भी यही है, बस सिर्फ फर्क इतना ही है कि यहाँ पे केमिकल की बात होती है, वहां पे इक्वेशन की बात होती है, होते वहां भी यही है।
अब आगे वाला जो है वो है क्रियाशीलता के आधार पर। दूसरा टाइप, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक वो कितने प्रकार के? 4 है। पहला कौन सा है? धनात्मक। अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखना, याद आ गई मेरे। उत्प्रेरक शब्द किसने दिया था? ब्रजीलियस ने दिया था। उत्प्रेरक शब्द किसने दिया था? ये वही ब्रजीलियस है तो कार्बन वाले टॉपिक में पढ़ाया था मैंने, जैव शक्ति सिद्धांत। हाँ यही है, याद आ रहा है? कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का बनना केवल कार्बनिक पदार्थों से ही संभव है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। हजारों लाखों वर्ष पहले भूमि पर उथल पुथल हुई, जीव जंतु दब गए, कोयला पेट्रोलियम बन गया। किसने बताया? 1815 में ब्रजीलियस ने, जैव शक्ति सिद्धांत। उसी ब्रजीलियस ने उत्प्रेरक शब्द दिया है, दोनों सेम ही है ये। तो उत्प्रेरक किसने दिया? शब्द ब्रजीलियस ने। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक बंदे का नाम है। उत्प्रेरक कौन है? वो आदमी है। कहीं तो लोग इसमें कहीं लिख दो धनात्मक में, ए बंदे का नाम है जी। अपना है डूंगर राम, कुमाना राम, राम कुमार, मंगलियो, कालियो, भूरियो भी यहाँ बंदे का नाम है, वो इमें ना रख दियो बेटी। कहीं धनात्मक उत्प्रेरक पूछे कौन होता है, तुम लोग कह दो ब्रजीलियस। ठीक है, ऐसा नहीं है, आदमी है ये। बीच में याद आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। इसमें लिखो, ये अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे घटाएंगे? धनात्मक मतलब प्लस, प्लस तो कोई चीज घटेगी तो माइनस, माइनस मतलब ऋणात्मक। ऐसे याद रख लेना, बिल्कुल सिंपल है। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक है। उल्टा कर लो, ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसमें क्या लिखोगे? वो बढ़ाते हैं तो ये क्या करते हैं? घटाते हैं। ये अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, तीन नंबर सेल्फ कैटालिटिक्स को स्वतः उत्प्रेरक। अभी बताया था, परिभाषा क्या बनेगी? 3 नंबर वाले परिभाषा तो लगाई है, पर डेफिनेशन क्या बनेगी? जो भी झगड़ा होगा, चाहे कुछ भी हुआ, लास्ट में आके घर पे काम किसका होता है? जो कांड के उसने किया है। उत्पाद क्या बनेगा? लड़ाई होगी, जो भी उत्पाद बने, आदमी तो कहते चल कोई नहीं आ रहा है, कर दिया बात ने। उत्पाद किसने बनाया? महिला ने। झगड़ा बढ़ाया किसने? घटाया किसने? तो उत्पाद भी किसने बनाया? तो उत्प्रेरक भी कौन है? लुगाई। जब बढ़ाया उसने, घटाया उसने, तो उत्प्रेरक भी वही है। तो अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, इसमें कोई जो उत्पाद बन रहा है ना, बनने वाला उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक का काम कर दे। महिला कर सकती है ना, झगड़ा हो रहा है, महिला के हाथ में 2 चीजें होती है। अब वो समझदार है तो वो झगड़े को वही निपटा भी सकती है। घर की बात घर में रख लिया, शानी वजह की ना, वजह की मोहल्ला में सारा खिंडा दे। यार बूढ़ ये के करे, एक बात और तो बता दू, याद आ गई। घर की बीनते है नहीं वह पड़ती हुई मिन मां रेड़ लियो, क्योंकि 12 खिंडे लोग खोरिया लीजिएगा। सोचने वाली बात है, काम में लियो। सबके घर में आजकल समस्या चलती है, क्योंकि कलयुग है। तो घर वाले बीन था लागे भी अपनी बीन पड़ गई, अब तो बिन मां ही रेड़ लियो। बाहर गई, इस पे कहावत भी है कि आपको दर्द होता है ना, तो आप तकलीफ को नहीं देता। तकलीफ आपको तब होगी जब दूसरे को पता लगे कि ये दुख में है, फिर ले मजा अगला, फिर तकलीफ होती है। तो वह भीत माई रेड नहीं चाहिए, बार जान ना दे आठ है बा। यहाँ पे याद आ गया मुझे, कई कई कहावतें बहुत है मेरे माइंड में आती है, पर वो टॉपिक में याद आती है, याद नहीं आती। स्वतः उत्प्रेरक, यहाँ पे क्या होगा? बनने वाला उत्पाद। क्या लिखूं? बनने वाला उत्पाद खुद ही क्या होगा? राड़ बढ़ासी गुण है, लुगाई घटासी गुण है। शानी है तो प्रोटलेसी घर की घर में रख ले। शानी है नहीं, आदमी की तो भोगड़ो है बगरी के देखे एक समाज है, किन देख रखे सुनो देख रखे हटके चल तू। अरे भोगड़ो सी तो आदमी भले मां बैठो के है
तो बड़ा भी होता है, और होता है ना, ऐसा होता है। बनने वाला उत्पाद, उत्प्रेरक का कार्य। अरे प्राणियों, इतने सिंपल तरीके से याद कराओ, फिर भी याद ना हो नहीं तो थे फिर लुगाई वैसे भूल ही जाया, फिर कोई को नहीं बता। बनने वाला उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य समय करता है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डालो, ये होता है मेन काम शराब निर्माण में। बट लुगाई को मेन काम हुआ दारू पिढ़ा आदमी सगत पक्की राड हुए तो याद रखना। नहीं, आदमी थोड़ा बहुत बोल जाएगा, ना बोलेगा वो, ना ही बोलेगा वो पपीड़े में बदला लड़ाई कर लेगी, गिटर आ गयो के कुत्ते से मुंह अड़ा है ना, तो बात राड पुड़ावेगी। यहाँ पे जाइमेज काम आता है। जाइमेज क्या है? अरे प्राणी, आदमी को नहीं, एंजाइम है बड़ो रात। जाइमेज एंजाइम है मूर्खो शराब निर्माण में, जाइमेज याद रखना। तो कौन सा उत्प्रेरक, अभी ऐसे पेपर में आ जाता क्वेश्चन कि स्वतः उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, भौतिक अवस्था, अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद और अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक। तो वहां पे सोचते उत्प्रेरक ही पूछ रहा है तो उत्प्रेरक टिक कर देना, उत्पाद है। अभी बढ़ाया ना, जो उत्पाद बनेगा वही उत्प्रेरक का काम खुद करता है समय। लास्ट वाले बिल्कुल है, बेचारे शाणे होते, ये मस्त होते बंदे। जैव एंजाइम, ये फोकट में काम करते हैं हमारे लिए। हाँ, अगर आप बॉडी को ढंग से रखते हो तो, नहीं तो कई बार यही चिढ़ जाए फिर कई बार रोटी नसीब को नहीं हुए, बच्चा को खांसी कटू, ये वैसे शाणे होते हैं। शरीर के एंजाइम, अब आपको मैं 3-4 उत्प्रेरक बता रहा हूं, बस वो ही याद रख लेना, टॉपिक खत्म। शरीर के एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट बात है, आया हुआ क्वेश्चन है। शरीर के एंजाइम, शरीर के सभी एंजाइम जैव, अच्छा जैव एंजाइम बोल सकते हो इनको, या फिर जैव उत्प्रेरक भी कह सकते हो, ध्यान रखना। जैव उत्प्रेरक बोलो या जैव एंजाइम बोलो, एक ही बात है, क्योंकि एंजाइम में जैव होते हैं। ठीक है, पेपर में आता कौन सा जैव उत्प्रेरक है? आपको दिया लाइपेज, निकिल चूर्ण, कार्बन मोनोऑक्साइड और टाइलिन एंजाइम। उत्तर होगा टाइलिन, क्योंकि टाइलिन एक एंजाइम है, एंजाइम है तो जैव पक्का है। एंजाइम को छोड़कर और कोई आया तो ऊपर 3 है, बाकी एंजाइम नाम आते तीनों ही काट देना। एंजाइम नाम आते क्या होगा? अब कई बार आप पूछते हो कि सर आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता, तो लाइसोजाइम एंजाइम। फिर कहते सर मैंने तो पढ़ा था लाइसोजाइम उत्प्रेरक होता है, तो उत्प्रेरक ही तो है। लाइसोजाइम एंजाइम नाम बोलो तो लाइसोजाइम उत्प्रेरक भी कह सकते हो। टाइलिन एंजाइम नाम बोलो तो टाइलिन उत्प्रेरक। कहां पे काम आते हैं? पाचन में। पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम सहायता करते हैं? जैव एंजाइम करते हैं। क्यों? हम जीव है, बायो है, कार्बनिक पदार्थ है हमारे अंदर, जीव है तो जीव के अंदर एंजाइम है, वही जैव एंजाइम है। अरे वो होते कौन है? ये उत्प्रेरक। अब पढ़ते उत्प्रेरक कौन से कहां पर काम आएंगे, उतार लिए। सिंपल टॉपिक है, देखो थोड़ा ध्यान दोगे याद हो। प्राणियों में आसान सा याद करो तुम लोगों को, अब भी नहीं याद करोगे तो कोई और तरीका है ही नहीं मेरे पास फिर इसको पढ़ाने का। अब याद तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो यार कैसे होगा? थोड़ा सा आस्ते आस्ते पढ़ लोगे याद हो भी जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? ऐसा कुछ है नहीं जो मनुष्य ना कर सके। कुछ इम्पॉसिबल है क्या? कुछ भी कर सकता है आदमी। मोबाइल बनाया है, टेलीविजन बनाया है, लैपटॉप बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, रेलगाड़ी बना दी, बस चल दी, का किसका काम है? आदमी का। है तो वो भी तो इंसान ही है, ये भी इंसान है। बस फर्क इतना है कि ये जो एलिमेंट है इसका आप उपयोग कैसे करते हो। उपयोग तो बहुत करते हो तुम लोग, पर उपयोग करते कैसे हो डिपेंड उस पर करता है। तो सब होता है, ऐसा नहीं याद नहीं होता। अब ऐसा तो है नहीं कि सर धरा याद है तो मैं क्या मोटा दिमाग हूं? दिमाग तो मेरा वही है, 1 किलो 300 ग्राम का, वही तुम्हारा है। फर्क इस पे है, तुम लोग मेहनत करोगे तुम्हें भी याद होगा। वो बंदा देख लो सारी चीज लिख देता है, उसको सब याद रहता है, लगभग याद रहता है, उसको नंबर जाता है ना उस क्लास में उसके आते ना। तो वो थोड़ा बहुत आपकी तुलना में मेहनत करता है, वो आप करोगे आपको भी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक एक नंबर क्वेश्चन है, सारे लिख लो। पहला, अगर आपको पूछे अमोनिया निर्माण में, किसमें? बहुत बार आ गया प्रश्न, ये बहुत बार आ गया कि अमोनिया निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? लोहा काम आता है, लोह चूर्ण। लोह चूर्ण विधि कौन सी बताई भी थी, फिर लिख देता हूं कौन सी विधि है। पेपर में आ जाता है एबर विधि से किस गैस का निर्माण होता है? आया हुआ है, तभी तो मैं बोल रहा हूं, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में बहुत पूछा गया है। एक आता है
वनस्पति घी बनाने में। अब वनस्पति घी किससे बनता है? वनस्पति तेल से बनता है। किससे? हाइड्रोजनीकरण से। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराओगे, वनस्पति घी बन जाएगा। मतलब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो जम जाएगा, उसको डालडा घी कह देते हैं। बस इतना ही फर्क है, होता वो सेम ही है दोनों। वनस्पति घी में क्या काम आता है? निकिल, निकिल उत्प्रेरक काम आता है। सिंबल। अब ये यहाँ पे चूर्ण है, यहाँ पे चूर्ण ही होगा। ये चूर्ण बना के डालते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 किलो लो टुकड़ों डाल दिया कि बिगमा, ऐसा नहीं है। चूर्ण होती है वो डाल देते हैं उत्पाद को बढ़ाने के लिए। शराब निर्माण, शराब निर्माण बोल दो, किण्वन अभिक्रिया बोल दो। किण्वन, शराब है ना, वो शर्करा सड़कर शराब बनती है। शर्करा है ना, वो सड़ेगी तब उससे शराब बनेगी। यहां पे आता है जाइमेज एंजाइम। और शराब निर्माण में कौन सा एक कोशी के जीव कार्य करता है? यही पाश्चुरीकरण में भी काम आता है। पाश्चुरीकरण है ना, वो भी यही। जैसे आप एक, मैंने बोला आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने एक गिलास पानी का भरा हुआ, उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल दी। कौन सा परिवर्तन है? चीनी कैसी थी? मीठी। अब आप पानी को पियोगे, पानी भी कैसा है? मीठा। क्या स्वाद में, गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? चीनी पानी के अंदर ही है। अभी तो यह भौतिक परिवर्तन है। उसी चीनी आपने जो डाली है उसमें 2-3 चम्मच चीनी और डाल दी, उसको घोल दिया। अब पानी थोड़ा और मीठा, उसमें आप एक कोशी के जीव यीस्ट डाल दो, गिलास को बंद कर दो, 3-4 दिन तक पड़ा रहने दो। अब आप जब उसको खोलोगे ना, स्वाद, गंध, रंग सब बदल जाएंगे, बदबू आएगी, शराब बनेगी। वो शराब किण्वन है। जाइमेज एंजाइम कार्य करता है यहां पर, ठीक है। और अगर देखिए शरीर के अंदर वसा के पाइसीकरण में, ये क्वेश्चन आपके पेपर अग्निवीर का है। वसा के पाइसीकरण में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, याद करो। अमाशय वसा और प्रोटीन तोड़ता है। अमाशय लारे पेप्सी, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन बताया था। रेनिन पचाता है दूध की प्रोटीन, पेप्सिन पचाता है भोजन की प्रोटीन, और लाइपेज तोड़ता है वसा को। तो यहां पे लाइपेज उत्प्रेरक काम आएगा। पाचन तंत्र में पढ़ के देख लेना, ये पढ़ा चुका हूं आपको। नहीं आए कोई बात नहीं, सिलेबस आपका दोबारा शुरू हो जाएगा, सब दोबारा करवा दूंगा। लाइपेज उत्प्रेरक, यही मैं पूछूं प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, तो प्रोटीन के पाचन में काम आएगा। अगर प्रोटीन है भोजन की, यहां लिख लेना थोड़ा सा, भोजन, प्रोटीन 2, एक भोजन की होती है, दूध की। भोजन की प्रोटीन का बात करोगे तो पेप्सिन उत्प्रेरक। अगर बात करूंगा दूध की प्रोटीन की, दूध के प्रोटीन की, तो बोलोगे रेनिन है। रेनिन उत्प्रेरक, ये इतने याद रखना बहुत है आपके लिए, काफी है। क्या टाइम हुआ? रेनिन उत्प्रेरक, ये था आपका टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। इसका कैप कहां है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, उनके प्रकार, उदाहरण, और उनमें ही काम आते हैं उत्प्रेरक। अब कई बार इसमें 2 चीजें और आती काम में। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक नाम आता है उत्प्रेरक विष। नाम को थोड़ा सोच के देखो। उत्प्रेरक वर्धक मतलब क्या हुआ? ये उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाएगा। उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक के वेग को ही घटाएगा। उत्प्रेरक जो काम कर रहा है वो तो करे ही करे, उसी के वेग को बढ़ा। जैसे उदाहरण के लिए अभी उदाहरण दिया था मैंने, दैनिक जीवन का उदाहरण आपको समझ में आएगा। कोई झगड़ा हो रहा है, जहां पर कोई आपको बोल रहा है कि पिट दे, है ना, जेपट की मेल दे, कुछ नहीं होगा। वहीं पर तीसरा बंदा बोल रहा है कि ना यार ये तो काम गलत करवा रहा, अच्छी बात नहीं है, मत बोले साहब। जैसे मान लो आप कहीं झगड़ा कर रहे हो, किसी को
के पास फोन किया आपने, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं मैं संभाल लूंगा, तू पीट दे। वहीं पास में बैठा जो बंदा बोल रहा है नहीं ये बात गलत करवा रहा है, तो ऐसा मत कर यार, सही बात नहीं है। तो बंदा क्या कर रहा है, उत्प्रेरक जो काम कर रहा तो उसके वेग को वो क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो उत्प्रेरक विष है। और वहीं पर आपने किसी को कॉल किया, वो बोल रहा है पीट दे पीट दे, पड़ोस में कोई एक फोकटिया और बैठा है, लेना देना उसको कुछ नहीं है, वो लाल लाल यहां पर दे, वो कहते कहते मार दे, वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है। तो उत्प्रेरक तो वो था जो बाप को बोल रहा था पीट दे, जो पड़ोस में बैठा है वो बोल रहा है किसकी बात है, लड़ाई होगी, हाँ की कोई ठोक दो की घूमने बिन किरणों है कुटी कोई, तो वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो उत्प्रेरक के वेग को भी बढ़ा रहा है, वो उत्प्रेरक वर्धक है। तो पेपर में आ जाता है। अब देखो एक चीज समझो, हमने जो अभिक्रिया की थी रासायनिक, थोड़ा सोचो, दो लाइनें छोटी छोटी याद रखना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसने प्रभावित किया बताओ, इसने किया या तो इसने बढ़ाया या इसने। अब उत्प्रेरक के वेग को जो बढ़ाएगा वो तो बन जाएगा उत्प्रेरक वर्धक, और जो उत्प्रेरक के वेग को घटाएगा वो बन जाएगा उत्प्रेरक विष। पेपर में पूछेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उत्प्रेरक के वेग को कौन प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, घटाने वाले। याद रहेंगे कि लिखवाऊं, याद रहेंगे, लिखना है तो लिख लो, दो लाइन और है छोटी छोटी, टॉपिक खत्म, कल नया टॉपिक शुरू होगा, मस्त लाइट पढ़ेंगे कल, ठीक है। जो अपवर्तन परावर्तन पढ़ते हो ना तुम लोग, दर्पण लेंस सारे वो पढ़ेंगे। उत्प्रेरक के वेग को प्रभावित करने वाले, उत्प्रेरक के वेग को प्रभावित करने वाले कारक दो है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन करते हैं, उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के वेग को प्रभावित कौन करते हैं, जो उत्प्रेरक के वेग को बढ़ा देंगे वो तो वर्धक, और जो घटा देंगे वो विष। इतनी सी बात है, बस टॉपिक खत्म। उत्प्रेरक वर्धक, इसमें क्या लिखोगे, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। या उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। नाम से वर्धक तो मतलब बढ़ाना ही है, वर्धक बढ़ाना है तो विष पक्का घटाना है। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष ये क्या है, उल्टा कर दो, बस यहां घटाना आ जाएगा। उत्प्रेरक की क्रिया को घटाते हैं, जैसे कि समझे ऐसे, ये नाइट्रोजन थी, ये हाइड्रोजन थी, इसे मैंने अमोनिया गैस बनाई, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया है क्या, बना हुआ उत्पाद है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, अभिकारक है। जल्दी जल्दी अमोनिया बनानी है, अमोनिया बनाने क्या काम आता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या काम आता है, अमोनिया गैस के वर्गीकरण लो चूर्ण। ये लो चूर्ण यहां पर उत्प्रेरक है, कौन सा है, धनात्मक है, ये उत्प्रेरक है। यहां पर यहीं पर मैं इसी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है लो चूर्ण के साथ प्रवाहित कर दूं, ये अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, बहुत धीमे धीमे अमोनिया बनेगी, जहर फैलने लग जाएगा। तो अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाया है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा दिया, तो ये उत्प्रेरक विष है यहां पर ये, जबकि ये उत्प्रेरक है। समझ गए, अभिक्रिया में जो आ रहा है वो उत्प्रेरक, जो ऊपर से और कुछ नहीं कर रहा है, तीसरा वो है वर्धक या फिर विष। बढ़ा रहा है तो वर्धक, घटा रहा है तो विष। टॉपिक खत्म, फिनिश, टाटा, खत्म, बाय बाय। ठीक है, कल पढ़ेंगे।